नमस्कार। मेरा नाम है सत्सिंह और आज मेरे साथ जो चैट के लिए साथी जुड़े हैं जूम के ऊपर, उनका नाम है मोहम्मद गजाली। मोहम्मद गजाली मेरी तरह ही पत्रकार हैं। मोहम्मद गजाली अभी चंडीगढ़ में एक रेप्यूटेड टीवी चैनल के लिए काम करते हैं और इनसे आज जुड़ने का हमारा जो खास पर्पस है वो है इजराइल के अंदर ये रहे हैं, वहां इन्होंने पढ़ाई की है और कुछ समय के लिए वहां गए थे, अब दोबारा से ही इंडिया आ गए हैं। हमारे बहुत सारे साथी अभी रिसेंटली रोहतक आए थे, जिसमें हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से युवा आए थे और पहाड़ स्टेट से, राजस्थान से, एमपी से, बिहार से, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रिक्रूटमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन सभी के बड़े कॉमन से सवाल थे कि इजराइल कैसा है, हम वहां जाएंगे, खाने पीने का कैसा रहेगा, कानून कैसे हैं, सेफ्टी को लेकर के क्या सिस्टम रहता है वहां पर, क्योंकि अभी वहाँ कंफ्लिक्ट जोन है, वहाँ युद्ध चल रहा है। तो उसको लेकर के जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि गजाली साहब वहाँ रहे हैं तो वो हमें बेटर बता सकेंगे। गजाली साहब, आपका स्वागत है और इन्हीं सवालों का आपसे जवाब चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सद भाई, आपके साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप सवाल से शुरू करें तो मैं आपको बताना शुरू करूं, नहीं तो अगर आपकी इजाजत हो तो जी। वैसे अभी भी बता सकते। अभी तो आप जो भी आप शुरू करना चाहें इसराइल के बारे में। इसराइल कैसा जी देश जी। है, आप वहाँ क्या करने गए थे और कौन से शहर में थे आप? जी एक कारण भी है, कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन तो बहुत बड़ा है ही। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग हाइफा शहर में रहते थे। वहां पर अगर आप बात करें सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप पूरे कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह बस और ट्रेन से जा सकते हैं। बस और ट्रेन के लिए पासें बनती हैं। मेरा जो वहां पर कई नॉन स्टूडेंट इंडियन जो हैं, जो वहां पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन रहे हैं, उसमें से बहुत ज्यादा तादाद जो है या जो संख्या है वो केयर गिवर्स की है। आप मेल या फीमेल नर्स जिनको कह सकते हैं, कि यहाँ से वो लोग जाते हैं। केरला साउथ के भी हैं, ज्यादातर साउथ के जो स्टेट्स हैं, केरला आंध्रा वगैरह से, वहां से लोग जाते हैं। और उनके जाने की प्रक्रिया जैसी है, जैसा मैं समझता हूँ या उनसे समझा है, उससे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो लोग जाएंगे उनको भी आइडिया लग जाएगा कि वहाँ कैसे रहते हैं। जैसे जनरली केयर गिवर्स को इंडियन जो एजेंसीज हैं, आप कंसल्टेंट कह लें या जो फैसिलिटेट करते हैं, जो लेके जाते हैं, यहाँ की एजेंसियां वहाँ की एजेंसी से टच में रहती हैं, जिससे रिक्रूटमेंट और वैकेंसी का पता चलता है। उसके बाद मेल या फीमेल नर्स जो होते हैं वो इजराइल जाते हैं और एक परिवार के साथ रहते हैं, जिस परिवार का की देखरेख के लिए उन्हें बुलाया गया है। सबसे पहली चीज, अगर खाने पीने की बात करें, तो कई स्टोर हैं वहां पर। कई शहरों में खास करके इंडियन स्टोर है। तेल अवीव में भी है, हाइफा में भी था, और जेरूसलम में भी कई इलाकों में आपको सामान मिल जाएंगे, वेज और नॉन वेज। वेज में आपको सब्जियां भी मिलती हैं, फल भी मिलते हैं। तो जो हो सकता है कि सारी ही चीज ना मिले, लेकिन जनरली अगर इंडियन स्टोर रहता है तो वहां पर सारी ही चीजें मिल जाती हैं, आम खाने पीने की भी। दूसरी चीज, महंगाई का जिक्र मैं कर रहा था। कंट्री है, महंगी है। अगर आपके रहने का ठिकाना वहां पर हो जाता है तो वहां पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलावा वर्किंग क्लास या जो मैन पावर है वो अक्सर दूसरी कंट्रीज से वहां पर लाया जा रहा है, क्योंकि पास के मुल्कों से उनकी कॉन्फ्लिक्ट है। तो एशिया के दूसरे ममालिक से भी लोग अक्सर वहां काम करते भी रहते हैं। एक तो वो चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी कई जगह है। तो महंगाई है, आपको सिक्योरिटी का वही इशू है, अटैक्स वगैरह जब होते हैं या कोई टेरर अटैक हो जाए, लेकिन जनरली वहां पर सिक्योरिटी है आपको। क्योंकि कैजुअलिटी में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, सड़क पे चलता हुआ कोई भी शख्स हो सकता है। तो शहर, मतलब वहाँ के शहर कह लें कि बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और आपके खुद के इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब छोटा सा मुल्क है जिसमें समुंदर, पहाड़ और रेगिस्तान तीनों हैं। और एक कोने से दूसरे कोने में, छोटा सा देश है, तो देश के एक कोने या एक शहर से दूसरे कोने वाले शहर में जाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2 3 या 4 घंटे के वक्त, मतलब ड्यूरेशन में आप आना जाना कर सकते हैं। और इंडिया के साथ रिश्ते इसराइल के बहुत अच्छे हैं। तो किसी भी आइडेंटिटी के आप हों, इंडियन पासपोर्ट जो है उसको वहाँ इम्पोर्टेंस मिलती है, इंडिया के रिश्तों की वजह से। रात के 11 12 बजे तक चीजें मिलती हैं। और जो उनका शबात एक रिलीजियस डे होता है, पूजा पाठ का जिसको हम कह लें, तो सैटरडे फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे शाम तक
मैक्सिमम चीजें बंद हो जाती हैं। शहरों में जो हर शहरों में कई शहरों में मिक्स लोकेलिटी है, जहाँ अरबी और यहूदी लोग दोनों रहते हैं। तो जिन इलाकों में अरबी ज्यादा होते हैं, कई जगह ऐसी जगहें हैं जहाँ फ्राइडे और सैटरडे को भी चीजें खुली हुई मिल जाती हैं। खाने में अरबी खाना जो जनरल हम सुनते हैं, फलाफल है या हुमुस है या पीता ब्रेड है, इनके अलावा इंडियन खाने जो चावल दाल रोटी आटा जो है वो बिल्कुल वहां मिलता है। सब्जियां मिलती हैं, मसाले मिलते हैं। तो एक अच्छा मौका भी होता है कि आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ जनरली बहुत कम इंडियन है, तो जल्दी घुलने मिलने का भी एक वो हो जाता है कि आपको पता लग जाएगा कि कौन इंडियंस का है, और आपको इंडियंस दिखेंगे भी तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों में। जी अब आप गजाली साहब, कोई जी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि वहाँ की करेंसी के बारे में बताइए, वहाँ की करेंसी कौन सी है। और सबसे सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि वहाँ के करेंसी और इंडिया की करेंसी में क्या डिफरेंस है। वहां की करेंसी को शेकल कहा जाता है, SHEKEL। और एक शेकल, और आप समझ लें कि यूएई का दिरहम हो या सऊदी की जो करेंसी है रियाल हो, तो मिडिल ईस्ट के इन तीनों कंट्रीज की करेंसी की इक्विवेलेंस इंडिया के साथ उतनी ही है, चाहे वो रियाल हो, दिरहम हो या शेकल हो। ये 22-23 रुपए पे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, 20 से 23, 22 से 23, 23 से 24। और अभी वहाँ के जो हालात हैं, फिलहाल मैंने चेक नहीं किया कि करेंसी की वैल्यूएशन क्या है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, तो जब ऐसे हालात बनते हैं तो करेंसी की वैल्यू जो है बढ़ती घटती भी रहती है, और जनरली बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो अब आपको मैं वैसे बताऊं कि खर्च का अगर बात करें कि करेंसी एक शेकल जो है इंडिया के 22-23 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो 24 तक भी जा सकती है। रहने की जहां तक बात करें तो कई इलाकों में आपको फ्लैट मिल जाते हैं जो 2,000 से 2,500 शेकल के होंगे। 2,000 से 2,500 शेकल, ये करीब आपके 45,000 समझ लीजिए या 50,000 तक होंगे। तो उसमें आप 4 लोग रह सकते हैं, 3 लोग रह सकते हैं, और स्टूडेंट्स कई वैसे रहते हैं। तो जब जब मैं सिर्फ आपको उन उन चीजों की बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है, तो जब स्टूडेंट्स 3-4 मिलके रहते हैं तो वो आपको 500-800 के करीब आता है, और उसमें आपको बेसिक फैसिलिटी रहती है, होते हैं वो। एक एक चीज और, जो हरियाणा सरकार की बात करें तो उनकी प्रॉमिस है कि वो 6100 शेकल पर मंथ हर श्रमिक को मिलेंगे, हर वर्कर को मिलेंगे। तो क्या ये स्टैंडर्ड वहाँ का इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा मिलता है, इससे कम भी है। मैं इसकी जो वहाँ का वेज है, डेली वेज, मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा है। और डेली वेज मतलब जो वेज बोर्ड का समझ लें कि स्टैंडर्ड वेज है, वो ऑब्वियसली इससे थोड़ा ज्यादा होगा। और अभी वहाँ पर लड़ाई का माहौल भी है। दूसरी बात यह है कि जब आप बाहर से किसी को लेके आते हैं, तो आप अक्सर इसी कोशिश में रहेंगे कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, तभी बाहर से आप लाएंगे कोई चीज। नहीं तो वहां पर अगर सस्ती मिल रही होती तो बाहर से नहीं लाते। तो ये जरूर वॉर या क्राइसिस सिचुएशन है, तो थोड़ा नॉर्मल वेज से वो कम ही होगा। और 6100 में अगर एक इंडिविजुअल रहना चाहे अपने सेविंग्स के साथ भी, कि घर भी कुछ भेज सके, तो रह सकता है, बहुत आराम से रह सकता है। 50,000 हर महीने बचा सकता है, दे सकता है, बचा सकता है। तो जी, पूरे साल के करीब 6 लाख रुपए वो अपना खाना पीना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना कर सकता करके भी 6 कर लाख रुपए सकता है साल कर के सकता बचा सकता है। है। आराम से, और आराम ये से। जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 63 मंथ्स का है। अगर कोई भी वर्कर पूरे 5 साल वहां लगाता है तो 6 गुना 5, अब 5 साल लगा देते हैं, 6 गुना 5, यानी कि 30 लाख के करीब वो 5 साल में कमा के ला सकता है, अपना खर्चा हाँ, पानी निकाल के। देखिए सद भाई, इसमें कई लोग जो सुनने वाले हैं वो डिफर भी करेंगे कि भाई अगर 6500 शेकल मिलने हैं और उसमें से अगर आप हिसाब लगाएं 50,000 का, तो वो करीब 2,000 शेकल पड़ जाता है। तो 6500 में से 2,000 चला भी जाए, 2,500 भी चला जाए, तो 3,500-4,000 के करीब बंदे के पास रहता है। और हम लोग वैसी जगह में आप रहे हैं, जैसे 4,000 में अगर आपको 1,000, 1,200, 1,300, 1,400 में कमरा मिल जाए, और आपका 1,000 शेकल मान लेते हैं कि खर्च है खाने पीने का, तो आपको ट्रैवल में कुछ कंसेशन या वो कार्ड मिलते हैं एनुअल बस के और ट्रेन के, जिससे आप एनुअल पास बनवा लें। तो उसको आप रखें, और मुझे उसकी जानकारी फिलहाल नहीं है कि जो लेबरर्स हैं उनके लिए कोई अलग प्रोविजन है या नहीं। मुझे अंदाजा है कि शायद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हो सकता है कि कम रेट पे, जैसे स्टूडेंट्स को वहाँ 1,200 से 1,400 शेकल के बीच में सालाना कार्ड
आपका रिचार्ज हो जाता था, जिससे आप पूरी कंट्री में बस से घूम सकते हैं। गजाली साहब, आप चूंकि पत्रकार हैं, चंडीगढ़ बेस्ड हैं, जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ संदर्भ को आप समझ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इस सभी प्रोसेस में भारत सरकार और हरियाणा सरकार, क्योंकि ये बीच में एक तरह से बीच में फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपको लगता है प्राइवेट एजेंट। कि इनको उन्हीं इलाकों में ले जाया जाएगा जहां पर उस 7 अक्टूबर के अटैक का असर दिखा था, जो गाजा के आसपास के इलाके ज्यादा भीषण तरीके से जो जिन्होंने झेला था वो। जी, इस मामले में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो केंद्र सरकार से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिशियल्स थे, और हरियाणा की तरफ से हरियाणा रोजगार कौशल निगम के भी बंदे थे। तो कोई भी बात करके इस बारे में क्लैरिटी दे करके खुश नहीं दिखा, और बात ही करने को तैयार नहीं थे। इवन जो कैंडिडेट्स आए हुए थे वो भी बार बार पूछ रहे थे कि हमें इसराइल के कौन से सिटी में कहाँ पर ले जाया जाएगा। तो मीडिया को तो उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उनको ये कहा गया है इनडायरेक्टली कि आपको सेफ्टी जोन में ही काम करवाया जाएगा, जहाँ युद्ध चल रहा है या जहाँ नुकसान हुआ है वहां पर नहीं ले जाया जाएगा, वहां से काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इसमें बात ये है कि उनको जो ले जाया जाएगा वो तो जहाँ डैमेज हो चुका है वहीं पे उनसे काम करवाया जाएगा, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको इतने बड़े संख्या में आप लोगों को बुला रहे हो, तो और वार वाली सिचुएशन में बुला रहे हो, तो प्रायोरिटी हरदम ही वो इलाका रहता है जो डैमेज हो चुका है, और उसको दोबारा से, जैसे आपने कहा, दोबारा से पैरों पे खड़ा करना है। जी देखिए, जैसे अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि अबू धाबी में एक मंदिर बन रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं इंडिया से भी गए हैं। तो अब इसराइल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो है नहीं कि कोई नई चीज का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो बहुत सालों से खराब था और अभी सरकार ने डिसाइड किया कि उसको बनवाना है, इसलिए इंडिया से कंस्ट्रक्शन वर्कर लेके आओ। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि वहां पर जंग का माहौल छिड़ा हुआ है, और वहां से अरबी जो लेबर रहते होंगे, या जो आपके पड़ोस के अरब अरब वेस्ट बैंक से जो लोग काम करने आते हैं फिलिस्तीन से, बेसिकली उनको आपने परमिट बंद किया हुआ है, नहीं बुला रहे हैं। तो जंग की वजह से ही आपको मजदूरों का अभाव लगा होगा। अब मजदूरों का अभाव लगा क्यों है? जाहिर सी बात है कि जहां जहां अटैक हुआ है, बहुत सारे घर उड़े हैं, डैमेज हुए हैं, उनको आपको आप जंग की स्थिति में भी। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था सद भाई, कि जंग कंट्री इतनी छोटी है कि इंडिया नहीं है कि अटैक जो है पंजाब और कश्मीर की तरफ हो रहा है तो मुंबई या महाराष्ट्र की तरफ आपको पता नहीं चलेगा, या गुजरात की तरफ आपको पता नहीं चलेगा। वो कंट्री इतनी छोटी है कि और आपके दोनों बॉर्डर्स खराब हैं। एक गाजा की तरफ है और एक लेबनान की तरफ है। एक लेबनान या जॉर्डन की तरफ है, लेबनान सीरिया की तरफ है। और अभी फिलहाल हर तरफ से टेंशन आप इसराइल में है ही। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि वो ये हो जाता है कि उन्हीं इलाकों में ले जाने की कोशिश होती है जिन इलाकों में डैमेज हुआ है, जिन इलाकों में दोबारा से रोड टू रिकवरी कह लें, या दोबारा से जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इंडिया की बात करें कंपैरिजन के लिए, तो इंडिया के कौन से इलाके के बराबर इजराइल देश होगा? या दो बड़े शहरों को मिलाएं या दो प्रदेशों को मिलाएं तो कितना बड़ा होगा, एक समझने के लिए। इसके लिए आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आप एक शहर से, उनका जो एक बॉर्डर का शहर है उसके दूसरे बॉर्डर के शहर तक जाने में आप 4 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सकते हैं, इतना छोटा शहर। वो तो अच्छा, एक आप शहर को क्रॉस कर सकते हैं? आप पूरी कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने जाने में 4 घंटे से 5 घंटे में आप तो पहुंच इससे ज्यादा जाएंगे। तो हमारे दिल्ली में लग जाता है। तो और वही चीज है कि उसमें सबसे अहम बात है सद भाई कि हर जो बॉर्डर का इलाका है इनका, वहां पर रहना रिस्की होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉर्डर के लोगों पर ही पहले होगा। दूसरी चीज ये होती है कि उन इलाकों में लोग रह रहे हैं तो अनसेफ होता है, लेकिन रहते रहते लोगों की आदत हो जाती है कि सायरन की आवाज हो गई, अब मिसाइल आ कंडीशनिंग हो रहा जाती है, है। या
हो जाती है। और अब मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि कहीं जाके एडजस्ट ना हो सके। तो ट्रैफिक वगैरह के रूल तो वैसे ही बंदा अपने आप, जब हम चंडीगढ़ भी जाते हैं तो खुद सीट बेल्ट लगा लेते हैं कि भाई चंडीगढ़ आने वाला है। तो वहां तो आप जब देखेंगे कि आपके अलावा और कोई है ही नहीं रूल तोड़ने वाला, तो आप चुपचाप आप भी वही करने लगते हैं, स्वभाव बन जाता है ऐसा। तो ओवरऑल अगर देखें तो मौका मतलब कोई खराब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आदमी कमाने के लिए तो कहीं भी जाता है। लेकिन ये है कि इन पहले ही महीने में या उतरते वहां लैंड करने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। अली साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास वार्निंग भी आ गई है कि हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम भी ओवर होने वाला है। भाषा को जी जी। लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि आप अगर अपने घर वालों को, अपने देश को, अपने प्रदेश को मिस करते हैं, तो एक भाषा का भी होता है। हालांकि बहुत सारे श्रमिक इंडिया से जाएंगे, वहाँ पहले भी हैं, तो भाषा को लेकर क्या हिंदी वहाँ समझते हैं, या मतलब उसको लेकर के क्या है, वो थोड़ा वो अपडेट दे दीजिए। शायद भाई वो किसी भी फॉरेन कंट्री की तरह है कि इंग्लिश थोड़ा मोड़ा आप बोलना सीख जाएंगे तो वो भी समझ जाते हैं। क्योंकि खाने की भी चीज बहुत सारी सिमिलर मिल जाती है, दिख जाती है। ब्रेड के कई शेप हैं, रोटी के कई शेप हैं, तो आप वो कर लेंगे। खाने में वेज नॉन वेज आप जैसे शब्द बोलेंगे वो समझ लेंगे। जनरली वहां पर भाषा को लेकर मसला होता है कई जगह, क्योंकि कई लोग अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। तो वो मसला होता है, लेकिन उसी इलाके में आपको वैसे भी मिल जाएंगे जो भाषा समझते हैं। अब ऐसा तो कोई देश रहा ही नहीं जहां आप जाके इस मसले से जूझें कि भाषा नहीं, भाषा की वजह से हम देश छोड़ दें, या भाषा की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। जर्मनी वगैरह में होता है कि बहुत लोग जर्मन बोलते हैं, वही हाल यहाँ भी है। लेकिन अंग्रेजी के कुछ टूटे फूटे शब्द बोलकर तो हम सब काम चला लेते हैं। तो वहां भी वो चल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। और अरबी हो या दूसरे यहूदी हो, ज्यू या अरब जिनको हम कहते हैं वहां पर, तो दोनों ही कम्युनिटी का इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है। अरबियों के साथ तो हमारा व्यापार कई सालों से चल रहा है, मसाले का, खाने पीने का। तो उन खाने पीने की चीजें भी ऐसी होती हैं कि आपको आसानी से मिल जाएगी, उनको खरीदने या बोल चाल में या हिसाब में आपको कोई मसला नहीं। जी गजाली साहब, अभी अभी के लिए आपसे विदा लेंगे, और हमारे इस वीडियो को अपलोड करेंगे। और अगर इस तरह के कोई और सवाल आए, हो सकता है कि कुछ ऐसे जी सवाल आए जो अभी मेरे और आपके जहन में नहीं है, क्योंकि जिनको नहीं जाना है है बिल्कुल। आखिरकार, उनके कंसर्न्स बहुत हो सकती हैं। तो हम एक दूसरा बिल्कुल वीडियो फिर कभी रिकॉर्ड कर लेंगे। और आपने हमें जरूर। इतनी जानकारी दी, उसके लिए